हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मेरा नाम राजेंद्र सिंह ठाकुर है और मैं आपका स्वागत करता हूं केडी स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाशिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा रे ऑप्टिक्स। तो हम लोग ऑप्टिक्स शुरू करने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स आपको पता है 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा मार्जिन में हमारे पास जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्वियसली हमारा चाहे एचपी बोर्ड का बच्चा हो, स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, सीबीएसई का बच्चा हो, चाहे जेई और नीट जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए, जेई और नीट वाले बच्चों के लिए जो हमारे पास रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, आगे मॉडर्न फिजिक्स आता है जिसमें ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हो, एटम्स हो, न्यूक्लियाई हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो, कहीं ना कहीं 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास पोर्शन आने वाला है। और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हमारे पास है उनके लिए ये यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए 50 मार्क्स का अगर आपका पेपर होने वाला है थ्योरी का, तो उसमें 14 to 15 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट से आने वाले हैं। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। देखिए, ऑप्टिक्स हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। रे ऑप्टिक्स में भी हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। तो इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं लाइट की। तो इंट्रोडक्शन में अगर बोलूं तो लाइट क्या है बेटा? हमारे पास जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स हमारे पास क्या है? स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो हम लोग ऑप्टिक्स में क्या करेंगे? लाइट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा सर, क्या हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे या वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे? ये सवाल बहुत बच्चों का रहता है और जनरल जो कंफ्यूजन रहती है वो क्या रहती है कि सर रे ऑप्टिक्स ना पार्टिकल नेचर है, वेव ऑप्टिक्स जो है वेव नेचर है पार्टिकल का। जबकि आपको मैं बता दूं हमारे पास रे ऑप्टिक्स में कोई भी जो है नेचर डिपेंडेंसी नहीं है लाइट की। आप सोचिए ना, ये पार्टिकल नेचर, इसको कोई लेना देना अभी नहीं है। ये सिंपली नेचर, ये सिंपली लाइट के बारे में बात करेगी, चाहे वो वेव नेचर हो चाहे पार्टिकल नेचर हो। इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम प्रिज्म, लेंसेज, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो वेव नेचर है वो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जो पार्टिकल नेचर है उसके लिए आपको ध्यान होगा, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे साइंटिस्ट रहे, 1905 में उनको नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है, वो उन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात कही थी। ठीक है, हर्ट्ज हमारे पास है, लेनार्ड, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे रहे जिन्होंने इस बारे में बड़ी रिसर्च की। एंड अल्टीमेटली डेविसन एंड जर्मर वर द साइंटिस्ट जिन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल को जो है क्या करते थे, जिन्होंने प्रूव किया। हालांकि देखो हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी कि 1924 में डी ब्रोगली को भी नोबेल प्राइज मिला था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, बहुत जबरदस्त लाइन ये है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि अगर कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होगी और उसको क्या बोला गया? मैटर वेव बोला गया। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने बोला पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रोगली ने बोला वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम कहां है? हम सिंपली यहां पे लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो लाइट क्या है? लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं? चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास कहां से शुरू होता है बेटा? गामा रेज से शुरू होता है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और ये छोटा सा पोर्शन देखिए, ये हमारे पास क्या है? विजिबल रीजन है। और हमारे पास इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें गामा रेज से लेकर रेडियो वेव्स तक हमारे पास लाइट जो है, लाइट या सिंपली मैं बोलूंगा डिफरेंट वेव्स हमारे पास होती है। ठीक, तो इवन विजिबल लाइट जो हमारे पास बहुत कम, यानी सोचिए 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक हम इसकी जो है रेंज देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास ऑप्टिक्स जो है 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको हमने बोला रे ऑप्टिक्स, और दूसरी हमारे पास है वेव ऑप्टिक्स।
तो बेटा हमारे पास ऑप्टिक्स में दो पार्ट है, दो हिस्सों में इसको हमने बांटा है। पहला पार्ट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को ही हमने क्या बोला, रे ऑप्टिक्स बोला। तो हम अगर इनको डिवाइड करें, डिफरेंशिएट करें, किस तरह से करेंगे, तो जो हमारे पास रे ऑप्टिक्स है वो क्या है बेटा, स्टडी ऑफ लाइट इन विच लाइट इज कंसिडर्ड एज मूविंग अलोंग, लाइट इज कंसिडर्ड एज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज अ रे। तो हमने रे ऑप्टिक्स में लाइट को बोला ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, जबकि जो वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स में क्या बोला, इट डील्स विद द थ्योरीज। ये क्या करता है, यहां पे हम लोग डील करते हैं डिफरेंट थ्योरीज के साथ, जो कि बोलते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करता है, वेव नेचर ऑफ लाइट, जिसमें हम देखिए पोलराइजेशन, डाइफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, हमारे पास सेकंड है व्हेन लाइट मीट्स अ सरफेस व्हिच सेपरेट्स टू मीडिया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। जो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सपोज आपके पास जैसे बेटे ये एक सरफेस है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, बॉल हिट करते यहां पे, ठीक है, बॉल को हिट किया तो क्या बॉल इस दीवार को तोड़ के निकल जाएगी, नहीं, क्या करेगी बेटा, वापिस जो है यहां से रिफ्लेक्ट, यानी बाउंस बैक कर जाना सेम मीडियम में क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, दूसरा अगर हमारे पास क्या हो, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जैसे वाटर है, ग्लास है, और हमारे पास लाइट जो है इस तरह से ट्रेवल करे, इंसिडेंट करे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाना हो, ठीक है, मान लीजिए ये पहला मीडियम है ए, ये दूसरा मीडियम है बी, और हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या होता है, बोलते हैं लाइट अपना पाथ चेंज कर जाती है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वो हम इसमें करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, बहुत डिटेल में ये हमारे पास चीजें आने वाली है। हमारे पास जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंट फिनोमिना ऑफ लाइट सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रेक्शन, पोलराइजेशन। ये हमारे पास इसमें है। मेनली हम लोग डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास रे ऑप्टिक्स है बेटा, रे ऑप्टिक्स में हमारे पास ज्यादातर जो हम लोग डील करेंगे इन रे ऑप्टिक्स, ऑब्जेक्ट्स आर फार ग्रेटर, मैं ये बोलूंगा साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर्ड टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, एज कंपेयर्ड टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे हमने अभी बोला, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट, हम लोग विजिबल लाइट की बात करेंगे, विजिबल रीजन की बात करेंगे, जो लगभग 400 एंगस्ट्रॉम टू 700 नैनोमीटर में बोलूंगा तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर हम बात करेंगे। वैसे तो हमारे 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच बीच ये जो है रहता है, ठीक है। इसमें साइज ऑब्जेक्ट के, जनरल ऑब्जेक्ट जैसे हम है ना, या जैसे मान लीजिए मिरर के सामने कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट, जिसको मैं बोलूंगा मैक्रोस्कोपिक है ना, बड़े ऑब्जेक्ट जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे। अच्छा, यहां पे हमारे पास जो वेव ऑप्टिक्स होगी, वेव ऑप्टिक्स में जनरली हम लोग डील करेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जिनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में रहेगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स आर of comparable size of the wavelength of light। अब जैसे इसमें हम लोग अगर पढ़ेंगे तो इसमें हम इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस में क्या होता है, जैसे हमारे पास इस तरीके से दो स्लिट्स होगी, यहाँ पे मान लीजिए सोर्सेज S1 और S2 होंगे, तो क्या होगा, ये स्लिट्स है और यहाँ पे हम लोग कोई स्क्रीन रखेंगे, तो बोलते एक जो है अलग, जो एक डिफ्रेक्शन पैटर्न है ना, ये सेंट्रल ब्राइट होता है, वहां पे डार्क ब्राइट अलग अलग फ्रिंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये तब पॉसिबल है जब ये वाले होल्स, जो ये होल्स होते हैं, ये होल बहुत स्मॉल है ना, वेरी स्मॉल ये होते हैं, बहुत छोटे साइज के। इनका साइज लगभग जो है कितना होता है, लगभग कंपेरेबल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के साइज के बराबर, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हमें डिफरेंस पता चल गया।
रे ऑप्टिक्स में हम जनरली रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। आगे आप पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। नेचर ऑफ लाइट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, जबकि वेव ऑप्टिक्स में हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस पैटर्न हम वहां पे डिस्कस करेंगे। पोलराइजेशन हम लोग वहां पे डिस्कशन करेंगे। रे ऑप्टिक्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होगा कंपैरेटिवली टू द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, जबकि वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट के होगा। तो कुछ डेफिनेशंस आपको आनी जरूरी है। रे ऑप्टिक्स हम शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास काफी ज्यादा जो है इसमें थ्योरी इनिशियल पार्ट में, ठीक है, चीजों को जैसे मैंने बोला ना आपको, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। लैंग्वेज का समझ आना इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सिमिलरली हमें कुछ चीजों का पता हो तभी हम आगे सिस्टम में बढ़ सकते हैं, किसी भी सिस्टम में, ठीक है। तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रे क्या होती है। द पाथ along which light travels is called a ray। जिस पाथ में लाइट ट्रेवल करती है उसको क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइंस विद एरोज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट। ऐसे हम शो करेंगे, ये और ऐसे एरो शो करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जाएंगे और एरो हम शो करेंगे। एरो क्या शो करेगा? डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रही है। सेकेंडली अब बीम, बीम किसको बोलेंगे? द बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम। जैसे यहां पर तो एक रे बोली, अगर इस तरह की सोचो बहुत सारी जो है रेज इकट्ठी चले तो उनको क्या बोलेंगे? बीम। अच्छा, अ बीम इज पैरेलल व्हेन इट्स रेज आर पैरेलल, डाइवर्जेंट व्हेन इट्स रेज आर स्प्रेड आउट फ्रॉम अ पॉइंट एंड कन्वर्जेंट व्हेन इट्स रेज मीट एट अ पॉइंट। क्या बोला? अगर रेज पैरेलल हो हमारे पास, रेज पैरेलल हो तो बीम भी पैरेलल होगी। अगर रेज सोचो इस तरह से स्प्रेड कर रही है, इस तरीके से स्प्रेड कर रही है, तो ये क्या है? डाइवर्जेंट। क्या हो रही है? डाइवर्ज कर रही है। और अगर रेज इस तरीके से जाए एक पॉइंट की तरफ वो कन्वर्ज करे तो क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट ये रेज है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास बेसिक लॉज की हम बात करेंगे। लाइट के केस में बेसिक लॉज क्या क्या है, ठीक है। पहला तो है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर माने लीनियर, स्ट्रेट लाइन। प्रोपेगेशन माने उसकी डेवलपमेंट जो हो रही है। इट स्टेट्स दैट लाइट प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम माने सेम मीडियम, एक ही मीडियम में लाइट कैसे जाएगी? स्ट्रेट लाइन में जाएगी। कैसे जाएगी? स्ट्रेट लाइन में जाएगी। ये हमारे पास लॉ है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का। दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। क्या बोलते हैं बेटा? इट स्टेट्स दैट रेज डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर अपॉन इंटरसेक्शन। रेज एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगी ही नहीं, चाहे वो इंटरसेक्ट भी करे, चाहे वो एक दूसरे के रास्ते में आ भी जाए तो वो बिना डिस्टर्ब के निकल जाएगी, ठीक। एंड लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये बोलते हैं कि लाइट में मेमोरी होती है। लाइट जितना मर्जी पाथ फॉलो करके आए वो इनफाइनाइट है ना। सोचिए लाइट ये डिस्टेंस से भी आए, सन देखो, सन और अर्थ के बीच कितना डिस्टेंस है, स्टार्स देखो कितने दूर हमारे साथ है, तो फिर भी हमें लाइट आ रही है। तो बोलते हैं अगर ये वापस अगर हम लोग समझें तो जो रिवर्सिबिलिटी है इसका मतलब लाइट को अपना पाथ याद रहता है। आगे आप पढ़ेंगे जब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होंगे तो लाइट रिवर्स कर जाती है अपने पाथ को, यानी जिस पाथ से आई है उसी पाथ में जाएगी। मींस लाइट में क्या होगी? मेमोरी। हम ये बोल सकते हैं लाइट हैज मेमोरी, यस। तो इट स्टेट्स दैट रेज रिट्रेस देयर पाथ्स व्हेन देयर डायरेक्शन इज रिवर्स, ठीक है बेटा, यहां तक। तो अब हमारे पास आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा टॉपिक आया? फर्स्ट टॉपिक हमारा रे ऑप्टिक्स में ये स्टार्ट हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने बताया व्हेनेवर अ लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस क्या करती है? बोलते बाउंस बैक कर जाती है सेम मीडियम में। सो व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया सच दैट एयर एंड ग्लास, अ पार्ट ऑफ लाइट इज turned back into the same medium। कहा?
आप सोचिए, लाइट इज टर्न बैक इनटू सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंस बैक कर जाना सेम मीडियम में, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है बेटा, जिस तरह से रेज आई है ना, उसी तरह से हमारे पास रिफ्लेक्ट करी। पैरेलल इंसिडेंस है, पैरेलल रिफ्लेक्शन है, ठीक। एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है हमारे पास, जिसमें लाइट पैरेलली आ रही है, बट जो है जिगजैग मोशन में हमारे पास जा रही है। बट ध्यान रहे, चाहे रिफ्लेक्शन रेगुलर हो, चाहे रिफ्लेक्शन डिफ्यूज हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, ठीक है। अच्छा सर, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। दिस प्लेन इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। सोचिए, जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, जो हमारे पास नॉर्मल है, ये तीनों कहां लाई करेंगे? बोलते हैं सेम प्लेन में, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। समझ रहे हैं बात? हमारे पास इस प्लेन को बोलेंगे, इस प्लेन को बोलेंगे जिस प्लेन में ये तीनों चीजें लाई कर रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन या प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अच्छा सर, इंसिडेंट रे कौन सी है? ये, दिस इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। यस, फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब पता होगा आपको, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और जो बाउंस बैक करके जाए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। दूसरा जो लॉ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। अच्छा सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक। रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है? इंसिडेंट रे, सॉरी, जो नॉर्मल हमारे पास है और रिफ्लेक्टेड रे जो हमारे पास है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो हमारे पास जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये बोलते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट करेगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। यस, ठीक है। तो हमारे पास जो ये लॉज पड़े, the above two laws can be applied to the reflecting surfaces which are not even horizontal। जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टली हमारे पास जो है सरफेस हो इस तरीके से और ये रिफ्लेक्ट कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टली हो। द फॉलोइंग फिगर्स इलस्ट्रेट्स द पॉइंट। जैसे ये देखिए हमारे पास पाथ किस तरीके से है, हमारे पास लाइट ये इंसिडेंट कर रही है, नॉर्मल ड्रॉ करिए कर्व पाथ पे, और बोलती है उसी एंगल पे, जिस एंगल पे इंसिडेंट की उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, और जरूरी नहीं है ये हॉरिजॉन्टल है ही नहीं। अब सोचिए हमारे पास कॉनकेव मिरर है, केव कॉनकेव है ना, कॉनकेव कैसे होता है? जिसमें हमारे पास गुफा, केव माने गुफा ना, सोचो इस तरह से कर्व्ड हो और ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है इसका, ठीक है, पॉलिश्ड पार्ट है, इस तरह से रे आ रही है, नॉर्मल ड्रॉ करिए और ये रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हमारे पास जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये भी इसमें बराबर है। आप कॉन्वेक्स मिरर देख लीजिए, इसमें भी यही चीजें हम देखते हैं। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल केस में ही वैलिड हो, ठीक है बेटा। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस में हमारे पास पहला केस है नॉर्मल इंसिडेंस। मैंने आपको बताया नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। अगर रे नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे इस तरीके से परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रही है, तो बोलते उसी पाथ को रिट्रेस कर देती है, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारे पास, देखो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा ना। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कैसे? अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे गिर रही हो, समझो इस बात को। हमारे पास इस तरीके से ये सरफेस होता था, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पे लाइट गिर रही है। आप सोचिए ये अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, ठीक है, देखिए 90 डिग्री पे है ना, ठीक है। तो इसको हम लेके चलते हैं, मान लेते हैं ये कुछ, चलो ठीक है।
ये मान लेते हैं। ठीक है जी। आप सोचिए अगर ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट किया, रे ही इस तरीके से आ रही है, तो आपको ये बात भी तो ध्यान होगी ना कि आपके पास जो नॉर्मल है इस पे कितना होगा, ऐसे ही तो होगा, है कि नहीं। अगर मैं इसका देखो फ्रेम करूं तो सपोज ये, ठीक है, आई होप आपको थोड़ा ये आइडिया लग रहा होगा कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये तो दोनों एकदम साथ पैरेलल आ रहे, एकदम बिल्कुल सीधे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कितना हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे हुआ 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस था किसके बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। तो जो नॉर्मल इंसिडेंस है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 0। तो बेटा क्या करेगा ये क्या करेगा, ये इसी पाथ को रिट्रेस करेगा, सेम रिफ्लेक्ट भी एंगल 0 पे करेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। अच्छा सर, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है, दूसरा ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग माने जो टेंजेंट पे आ रहा हो, किस पे, टेंजेंट, ऐसे कर्व्ड सरफेस और टेंजेंशियली हमारे पास लाइट जो है इंसिडेंट कर रही है। यानी अब सोचिए ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, एंगल कितना 90 डिग्री। अच्छा सर, हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90, ग्रेजिंगली जो है लाइट रिफ्लेक्ट करती है ये भी 90 डिग्री पे। तो ये ध्यान रखना, एक तो नॉर्मल इंसिडेंस होता है, दूसरा टेंजेंशियल इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, शो दैट फॉर अ लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल I on getting reflected the angle of deviation is del, that is pi minus 2i और del equal to pi plus 2i। हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना है। चलिए पहले तो हमें ये समझना है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। सरफेस हमारे पास गिवन, ये हमारे पास इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, क्लियर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सपोज मान लेते हैं ये मिरर है ही नहीं, अगर ये मिरर था ही नहीं तो लाइट कैसे जाएगी, ऐसे आ रही तो सर ऐसे ही तो जाएगी, ऐसे जानी थी ना अगर मिरर नहीं होता। हुआ क्या, मिरर तो आ गया, अब मिरर आ गया तो ये लाइट ऐसे जाने के बजाय कहां गई, ऐसे गई, यानी हमारे पास इतना डेविएट कर गई। जो इसका ओरिजिनल पाथ था ये वाला, यहां से इतना ये डेविएट कर गई। अब हमें ये बोलना है कि ये कितना डेविएट करेगी। सोचिए ये एंगल डेल्टा हम मान के चलते हैं। अच्छा चलो अब समझते हैं, ये देखिए हमारे पास अगर ये एक लाइन है, आप सोचिए ये एक लाइन अगर है, पूरी लाइन का एंगल कितना होता है बेटे, ये बताएं जरा, 180। तो हमारे पास देखिए ये एंगल ऑब्वियसली जिस एंगल पे आए उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट किए, तो एंगल आई एंगल आर के बराबर ये तो मानते हैं, तो मैं एंगल आई को एंगल आर लिख सकता हूं या एंगल आर को एंगल आई लिख सकता हूं। ठीक है, यहां पे मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है आई प्लस आर प्लस डेल्टा, क्या 180 डिग्री हुआ, मानते हो, आई प्लस आर प्लस डेल्टा 180 डिग्री होगा, मानते हैं। क्या मेरे पास आई और आर बराबर है, क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, फिर आई प्लस डेल्टा दैट इज 180 डिग्री, यस। और हमारे पास यही चीज 2i प्लस डेल्टा वो 180 डिग्री हो गई। क्या बेटा 180 डिग्री को मैं पाई भी लिख सकता हूं ना, 180 डिग्री को मैं पाई लिख सकता हूं, ठीक है, रेडियन में। तो क्या 2i मेरे पास पाई माइनस डेल्टा आ गया, पाई माइनस डेल्टा आ गया। अच्छा अगर मुझे यहां से डेल्टा निकालना है तो क्या मैं इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मुझे डेल्टा निकालना है, डेल्टा एज इट इज रहने दीजिए, ये पाई माइनस 2i आ गया। क्या हमारे पास प्रूव हुआ, पाई माइनस 2i, यस, समझे। ये था हमारे पास अगर मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं। तो देखिए सेकेंड केस हमारे पास है पाई प्लस 2i। अब सोचो बेटा ये हमारे पास डेविएशन था डेल्टा, तो अगर मैं करूं तो यहां से देखो, यहां डेविएट कितना, क्या 180 प्लस आई प्लस आर, क्या ये हमारे पास डेल्टा प्राइम मान लेते हैं कुछ और डेविएशन है ना। तो हमारे पास आई और आर तो बराबर है, क्या ये 180 डिग्री प्लस 2i लिख दूं, डेल्टा प्राइम हो गया। और इसी को लिखना चाहूं तो डेल्टा प्राइम विल बी 180 डिग्री प्लस 2i। तो हमारे पास 180 को आप लिख दीजिए
पाई, इसी को लिख सकता हूँ ना, डेल्टा प्राइम दैट इज पाई प्लस 2i। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सवाल सॉल्व होते हैं। इसके आगे जितना भी रिमेनिंग पार्ट हो हम अगली वीडियो में करेंगे। इसको आप रिवाइज करें और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।